क्रैक हाई लेवल इंग्लिश फॉर एसएससी एंड बैंक सेट 1 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और पहले तो बहुत बहुत सॉरी, पहला वीडियो है मैंने 11 बजे देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे लेट हो गया। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं हैबिचुएटेड नहीं हूँ ये वीडियोज़ को लेके उतना, तो कई बार जब मैं वीडियोज़ को बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे रीटेक लेना पड़ रहा है। और मतलब कई बार जो लाइट्स के इशू होते हैं वो आ जा रहे हैं, कुछ बार टेक्निकल ग्लिचेज हो जा रहे हैं। तो खैर 1-2 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा कभी कभी लेट होता है, तो आप लोग तो समझदार हैं। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। और प्लीज़ देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो डिस्कशन है ना, तो ये मैं चाहता था कि डिस्कशन में लाइव लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्चुअली मैं लाइव लेने गया तो मुझे पता नहीं था, बट उसमें ऐसा यूट्यूब में आया कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए इसके लिए। तो इसमें तो अभी मैं पीछे हूँ, लगभग 850 हैं। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। और उसके बाद डिस्कशन हम लोग जल्दी लाइव स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सपोर्ट चाहिए हम सबके लिए। अभी पढ़ाई को शुरू किया जाए, जो संसाधन है उसी का इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए, क्रैक हाई लेवल इंग्लिश फॉर एसएससी एंड बैंक सेट 1, पूरा सेट ध्यान से देखिएगा, आंसर भी मिला लेना है। और इस सेट के डिस्कशन के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद, आज लगभग शाम में 4 या 5 बजे तक सेट 2 आप लोग के पास जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी चला जाएगा, फेसबुक पे भी चला जाएगा, मेरे पेज पे वैष्णवी क्लासेस के पेज पे भी, और जो प्रफुल्ल प्रभात करके मेरा है, जो उसको क्या बोलते हैं, अपना प्रोफाइल है, वहाँ भी चला जाएगा। तो कहीं से डाउनलोड कर लीजिए और उसको बनाइएगा। पढ़ाई शुरू करते हैं, और इसका मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का मार्क्स क्या आए थे। चलिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लग रहा है, इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अ सेंटेंस इज गिवन विथ 1 ब्लैंक बिलो ईच सेंटेंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 कैन फिट इनटू द सेंटेंस। यू हैव टू चूज द वर्ड विच कैन कोहेरेंटली फिट इनटू द गिवन सेंटेंस। कुल मिला के फिलर है। चलिए, सवाल आपके सामने है, कैसे बनाएंगे। द स्टडी ऑल्सो डिडंट अनकवर हाउ पॉल्यूशन डैश टू मेंटल इलनेस। बहुत लोगों का ये सही होगा बउआ जी, ठीक है, बहुत लोगों का यहाँ पे सही होगा। पॉइंट को देखा जाए, इसका आंसर आपका होना चाहिए कंट्रीब्यूट्स। कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि कंसिस्ट जो होता है ये हमेशा अपने बाद ऑफ का प्रयोग करता है, याद रखा जाएगा। कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कंसिस्ट प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है प्रीपोजिशन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद टू आने का तो कोई संभावना नहीं है, तो ये कट गया। चलिए, कॉज जो वर्ड होता है, ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो कॉज अपने बाद ऑफ का प्रयोग कर सकता है और उसके बाद नाउन का प्रयोग करता है। कॉज अपने बाद टू का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। अब मेरे पास 2 वर्ड है, प्रोसीड्स और कंट्रीब्यूट्स, दोनों टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉल्यूशन की बात हो रही है और यहाँ पे मेंटल इलनेस की बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पॉल्यूशन की बात हो रही है और यहाँ मेंटल इलनेस की बात हो रही है। ये पॉल्यूशन भी निगेटिव वर्ड है और मेंटल इलनेस भी निगेटिव वर्ड है। तो प्रोसीड, प्रो से जो वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे प्रोग्रेस हो गया, प्रोफाउंड हो गया, आपके पास प्रोसीड वर्ड हो गया, ये सारे वर्ड जो होते हैं काफ़ी पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो जब सेंटेंस का सेंस निगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव वर्ड आंसर में देना उचित नहीं रहेगा। और कंट्रीब्यूट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और वो निगेटिव भी होता है। तो आंसर यहाँ पे बेहतर क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूट्स। ध्यान से देखा जाए, द स्टडी ऑल्सो डिडंट अनकवर हाउ पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू मेंटल इलनेस। क्यों भाई, टू 2 ही वर्ड ले सकते थे, प्रोसीड या कंट्रीब्यूट। कॉज ऑफ का प्रयोग कर सकता है, कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग करता है, ये दोनों टू का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है तो आंसर नहीं होगा, ये न्यूट्रल वर्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, कंट्रीब्यूट। क्लियर है। मेरे ख्याल से आप लोग का सही होगा, जिनका सही होगा उनके लिए अच्छी बात है, जिनका गलत होगा उनको थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा जाए। अर्लियर दिस ईयर अनदर टीम फाउंड
that spending 2 hours a week in nature can plus सबसे पहले तो बउआ जी हम लोग को यहाँ चाहिए वर्ब का पहला रूप। ध्यान से देखा जाए सबसे पहले हम लोग को चाहिए यहाँ बउआ जी वर्ब 1, क्योंकि मॉडल्स के बाद क्या चाहिए हम लोग को वर्ब 1 चाहिए। ध्यान से देखा जाएगा चीजों को। बूस्ट वर्ब 1 है, चेंज वर्ब 1 है, फुलफिल वर्ब 1 है, इनकरेज वर्ब 1 है, सारे वर्ड वर्ब 1 है। अब देखा जिसको कैसे बनाया जाएगा सेंस से। ध्यान से देखा जाएगा हेल्थ कभी भी फुलफिल नहीं होता है, डिजायर फुलफिल होता है, नीड फुलफिल होता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। हेल्थ कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है कि आपका पूरा हो गया, इससे बेहतर संभव नहीं है। हेल्थ बेहतर हो सकता है, उससे भी बेहतर हो सकता है। फुलफिल किसी विश के लिए आता है कि आपकी इच्छा क्या है, जो आपका डिजायर था, जो आपका ड्रीम था, जो आपके रिक्वायरमेंट्स थे, जो आपका नीड था, वो आपका फुलफिल होता है। कभी भी यहाँ पे हेल्थ की बात है तो फुलफिल योर हेल्थ नहीं हो सकता है, इस वर्ड से लेके बना रहे हैं। चलिए चेंज योर हेल्थ, हाँ हेल्थ के साथ चेंज हो सकता है। अच्छा हेल्थ चेंज होगा तो अगर किसी का अच्छा हेल्थ होगा तो वो खराब हो जाएगा, और किसी का खराब हेल्थ होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत श्योर सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं अच्छे या खराब की बात नहीं किया है। यहाँ पे साफ साफ दे रहा है अर्लियर दिस ईयर अनदर टीम फाउंड दैट स्पेंडिंग 2 hours अ वीक इन नेचर। अगर आप सप्ताह में 2 घंटे एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आप जाके बिताते हैं या फिर व्यतीत करते हैं तो आपके हेल्थ को चेंज करेगा। ये बहुत ही एकदम फिट नहीं बैठ रहा है। चेंज करेगा मतलब आप अच्छे हैं तो खराब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही अनश्योर है। अब मेरे पास 2 वर्ड है, या तो बूस्ट होगा या इनकरेज होगा। ये दोनों बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। हेल्थ बूस्ट भी हो सकता है और हेल्थ इनकरेज भी हो सकता है। वो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनकरेज हम लोग उस चीज को करते हैं जो थोड़ा सा पहले से डाउन है, ठीक है। जैसे कि आपका मानिए कि कोई एग्जाम खराब चला गया तो आपको सामने वाला इनकरेजमेंट देता है, आपको साहस बंधाता है, आपको हिम्मत देता है। तो इनकरेज का इस्तेमाल हम लोग वैसे जगह करते हैं जो पहले से थोड़ा सा डाउन होता है और हम लोग उसको बढ़ाते हैं। और बूस्ट का इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। कोई डाउन है तो भी उसको बूस्ट कर सकते हैं, कोई पहले से बेहतर है तो भी उसको बूस्ट कर सकते हैं और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ये तो हम लोग को पता नहीं ना है कि नेचर में कौन जा रहे हैं। हम आप भी जा सकते हैं, कोई हेल्दी आदमी भी जा सकता है, कोई किसी की तबीयत खराब है वो भी जा सकता है। तो जो जहां होगा वहां से उसको बेहतरी मिलेगा। तो यहाँ जो सबसे बेहतर सेंटेंस है और जो सबसे पॉजिटिव वर्ड है वो 2 है, बूस्ट और इनकरेज। लेकिन इन दोनों में से जो बेहतर आंसर होगा वो होगा बूस्ट। और आंसर हमारा हो जाएगा बउआ जी बूस्ट। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बूस्ट। कैन बूस्ट योर हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ को इनकरेज नहीं करते हैं। इनकरेज आमतौर पे सजीव के लिए इस्तेमाल होता है। किसी व्यक्ति को इनकरेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इनकरेज कर सकते हैं। कभी भी हम अपने आँखों को इनकरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आँखों की रोशनी को बूस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हम अपने स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हैं। तो इनकरेज वर्ड आमतौर पे सजीव के लिए होता है। ऐसा भी सोचते तो आप इसका जवाब दे सकते थे। तो मेरे ख्याल से इसमें 2 में 2 नंबर आप लोग को आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ध्यान से भी समझ में आ गया होगा। आगे से कभी भी जब आप फिलर्स को बनाएंगे, ध्यान से दीजिएगा, जब कभी आप फिलर्स को बनाएंगे तो आपको ये वर्ड सजीव के लिए है या फिर निर्जीव के लिए है, वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था बउआ जी? इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लिया जाए। इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सेंटेंसेस गिवन बिलो आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 1 पार्ट हैज एन एरर. Find the part which has an error. If all the parts are correct, then choose 5 no error as your answer. कॉमन एरर बहुत टाइप के होते हैं। क्योंकि ये पहला सेट था तो मैंने आसान दिया था। इसमें सारा क्वेश्चन आपका आसान है। धीरे धीरे जैसे मैं सेट बढ़ाते जाऊंगा तो क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाते जाऊंगा। तो अभी से आप इसे बनाते रहेंगे तो आगे भी काफ़ी क्लियरिटी आपके में आएगी। सवाल को बनाया जाए। देखिए कॉमन एरर बनाते समय क्या क्या देखना होता है और जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं सी प्लस वर्ब 2, मतलब बाबा जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, कोई दाग नहीं है। होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टू है,
टू के बाद वर्ब वन है, कोई दिक्कत नहीं है, टू प्लस वर्ब वन तो होता ही है। बट है, बट के बाद है नन ऑफ द सजेशंस। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे एक नियम ऐसा आएगा बउआ जी जो आप लोग को तुरंत याद कर लेना होगा। मैं वो नियम आप लोग को याद करवा देता हूँ, ध्यान से याद रखा जाएगा। आपको एक रूल यहाँ पे याद कर लेना है, नहीं ध्यान में होगा तो आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। नोट करके लिख लेंगे बउआ जी, आप लोग नोट करके लिख लेंगे, नन प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन। जब नाउन या प्रोनाउन यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे प्लूरल। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन कैसे आएंगे? प्लूरल आएंगे। ध्यान से देखा जाए, नन प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन किस रूप में आएंगे? प्लूरल आएंगे। ये उतना क्लियरिटी से नहीं आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, मैं ठीक से लिख देता हूँ। नन, थोड़ा हैंड राइटिंग का इशू है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ऑफ प्लस मैं लिखता हूँ प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन, PRONOUN। ये आर है, आपको नहीं लगेगा लेकिन है, ठीक है। नन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। नन के बाद, ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्लूरल आते हैं, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा बउआ जी वो सिंगुलर आएगा। ये याद रखने वाला पॉइंट है, सिंगुलर वर्ब, S.V, सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा, ये सिंगुलर, ये है वर्ब। मतलब एक सेंटेंस में लिखता हूँ, नन ऑफ दिस आर करेक्ट, तो ये लाइन है बउआ जी गलत। यहाँ पे होना चाहिए था नन ऑफ दिस इज करेक्ट। यहाँ पे आपको एक नियम ध्यान में रखना होगा। बस इसी नियम को आप थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे बउआ जी तो सवाल आपसे एकदम बन जाएगा। देखते हैं, नन ऑफ द सजेशंस, बिल्कुल सही है। बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए वी मेड डाल दिया, ध्यान दीजिएगा। बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए वी मेड डाल दिया। क्लास में जिन लोगों ने फ्रेज एंड क्लॉज चैप्टर पढ़ा है उनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग फ्रेज और क्लॉज चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब अपनी जगह है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो नियम था हमको उस नियम पे चलना है। ध्यान से बाबा जी देखा जाए, मेरा नियम था, हमको जब नन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हमको मिल गया तो हमको अब सिंगुलर वर्ब आगे मिलना चाहिए। भले बीच में एक एक्स्ट्रा वाक्य आ जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ध्यान से देखा जाएगा तो आप इसको वी मेड को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। बस आगे मिला वाज, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य पूरी तरह संतुलित है, ध्यान से देखा जाएगा। डिस्कस्ड, वाज के बाद वर्ब 3, वाज के बाद वर्ब 3 अगर आया है तो वाज या वर के बाद वर्ब 3 आता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस का एक सिद्धांत होता है कि उसमें वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है। तो देखिए प्रीपोजिशन आया, जैसे मैंगो इज इटन बाय राम, तो एट आ गया, आगे नाउन है, सब कुछ संतुलित है, नो एरर। वाक्य में हमने क्या क्या देखा, ध्यान से फिर से देखा जाए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या क्या देखा गया। सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस वर्ब 1, कोई दिक्कत नहीं है। नन ऑफ द जैसे आया, मेरा टारगेट था कि नन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब हमको मिलना चाहिए। मैंने उसको देख लिया। बीच में कंफ्यूज करने के लिए कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और वर्ब लेके आया, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, दोनों साथ में है, कहीं भी रहे हमको कोई आपत्ति उससे नहीं है। उसके बाद वाज के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखा। हमने सोच लिया कि तो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आमतौर पे वर्ब के तीसरे रूप के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है। सब कुछ सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। नो एरर टिक लगाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। तो अगर ये सवाल आपसे मिस्टेक भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान उन चीज़ों पे देंगे जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये चीज़ें एग्जाम में देखी जाती हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ध्यान से देखिएगा। सी अवॉइड्स टेकिंग, दिख रहा होगा आप लोग को। सी अवॉइड्स टेकिंग
द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल्स। ये तो आसान सा सवाल है बउआ जी। इंटरवल्स जो है बउआ जी ये नाउन है, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव रहता है और रेगुलरली क्या है, एडवर्ब है। तो इसको काट के क्या कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। रेगुलर REGULAR, तो रेगुलर कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो भाग 4 में चौथे भाग में गलती है, इंटरवल्स के पहले रेगुलरली को काट के रेगुलर कर देना है। ये सवाल मेरे ख्याल से सबका सही हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कॉमन एरर भी आपके हो गए। अभी तक 4 में 4 नंबर आप लोग का आ जाना चाहिए था बुआ जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन है, द क्वेश्चंस गिवन बिलो एन इडियम ऑब्लिक फ्रेज इज गिवन फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस विथ इट्स मीनिंग। सेलेक्ट द ऑप्शन विच एग्जैक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज यूज्ड इन द सेंटेंस। अच्छा, इडियम और फ्रेज बनाने हैं, ध्यान से देखा जाए। अच्छा, ये तो बड़ा कॉमन सा इडियम है, फेड अप। फेड अप का अर्थ होता है परेशान हो जाना, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाना, फेड अप। आई एम फेड अप विथ माई नेबर्स डॉग। उससे चिड़चिड़ा जाना, उस पर गुस्सा आ जाना। अब आप सामने वाले कुछ बोल दीजिएगा, नाराजगी हो गया अब आपको। फेड अप का अर्थ होता है पूरी तरह ऊब जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, सामने वाले को आप बोल दीजिएगा कुछ। तो पहला ऑप्शन आपके पास एंग्सियस या नर्वस। देखिए, एंग्सियस होता है चिंतित और नर्वस भी होता है चिंतित या कंफ्यूज्ड। ये घटना किसी व्यक्ति या किसी पड़ोसी से मुश्किल है। ये घटना आमतौर पे एग्जामिनेशंस में होती है, किसी सिचुएशन में होती है जब आप नर्वस फील करते हैं। तो ये यहाँ आप लगा के देखिए, आई एम नर्वस विथ माई नेबर्स डॉग। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अगर आपके माइंड में ऐसा आएगा कि आप कुत्ता देख कर नर्वस हो जाते होंगे, तो ये बड़ा ही अनकॉमन सी चीज़ है। हाँ, उसके एक्टिविटी से, जैसे वो जो आपका डॉग होगा वो डेली आके आपका घर गंदा कर देता होगा, या फिर डेली आप जब भी आते होंगे तो आपको देख के भौंकने लगता होगा। तो किस दिन प्लान किए होंगे ना कि आज कुतवा मिलता हो तो अगर डंटा से मरबुआ। तो ऐसा जो सोचते हैं आप, उसी को कहते हैं फेड अप, नाराजगी हो जाना। तो विदाउट स्टॉपिंग भी सूट नहीं कर रहा है। हाँ, सो एंग्री दैट यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, ये बिल्कुल सूट कर रहा है। तो आंसर शुड बी सी। और मेरे ख्याल से बहुत लोग इसको सी लगाए भी होंगे। फेक्ट ईयर्स तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फेड अप का आंसर हो जाएगा सो एंग्री दैट यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट। तो क्लियर है, काफ़ी लोग का ये सही भी होगा। इसमें तो कुछ खास था नहीं, आसान सा सवाल था। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है समझने वाला, ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी। आई ट्राइड टू कीप एन ओपन माइंड, ध्यान से देखा जाएगा, कीप एन ओपन माइंड अबाउट एलन। कभी भी अगर आपको इडियम्स या फ्रेज बनाना होगा और आपको उसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता है, तो आपको बउआ जी क्या करना होता है, पूरे वाक्य को पढ़ना होता है और वाक्य के सेंस को समझना होता है। जब पूरे वाक्य के सेंस को आप समझेंगे तब उसका आंसर अपने आप आपसे बनने लगेगा। तो ध्यान से देखा जाए, आई ट्राइड टू कीप एन ओपन माइंड अबाउट एलन इवन दो। देखिए, दो जो होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ता है, ये कॉन्ट्ररी वर्ड है, कॉन्ट्रास्ट करता है। तो ये आई ट्राइड टू कीप एन ओपन माइंड पढ़ के भी पॉजिटिव लग रहा है, अबाउट एलन इवन दो I had heard some bad things about him। अब ये कुछ बैड थिंग उसके बारे में सुना है तो कुछ पॉजिटिव कर रहा होगा, क्योंकि बीच में दाऊ लगा है, बीच में दाऊ लगा है और दाऊ के बाद निगेटिव है, तो इधर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए ना जी। तो देखते हैं, ओपन माइंड का अर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। लेजी पर्सन तो निगेटिव है तो क्रॉस कर दिए। रिलैक्सिंग टाइम पॉजिटिव है, देखते हैं। लुक हार्ड फॉर इन्फॉर्मेशन और ट्राई हार्ड, देखते हैं, कुछ सूट नहीं कर रहा है। बी ओपन माइंडेड, देखिए बी ओपन माइंडेड का अर्थ होता है, जैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि आपके बारे में मेरा विचार बिल्कुल एकदम साफ साफ है, एकदम मैं फ्रैंक हूँ, मेरे मन में आपके लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। तो ये जो हम लोग किसी के लिए बोलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बी ओपन माइंडेड। तो हालांकि मैंने उसके बारे में कुछ खराब बातें सुनी हैं, कि मेरे मन के अंदर उसके लिए कोई दुर्भावना, दुर्व्यवहार नहीं है। तो यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो जी होना चाहिए बी ओपन माइंडेड। थोड़ा सा आप लोग इसमें तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन कुछ 10% चीज़ों को याद भी कर लिया जाता है, एग्जामिनेशंस में ये भी काम करते हैं। तो ये भी क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो आप लोग का अच्छा मार्क्स इसमें आ गया होगा। आते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है वो द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड which can be substituted for the given word or sentence।
अच्छा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है बाबा जी, बनाया जाए। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये वर्ड मैंने कैसे याद किया है, ध्यान से देखा जाएगा। देखिए भगवान को लेके, भगवान की मान्यता को लेके दो तरह के लोग होते हैं, एक थिस्ट और एक एथिस्ट। थिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, और एथिस्ट होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। अब नहीं मानने वालों में भी दो वर्ड होता है। देखिए पहला वर्ड है एग्नोस्टिक और दूसरा वर्ड है एथिस्ट। ध्यान से देखिएगा वो जो वर्ड आपको याद हो जाएगा। ए मतलब हो गया नॉट और थिस्ट मतलब हो गया भगवान को मानने वाला, थियोलॉजी। थियो का अर्थ होता है गॉड, तो एथिस्ट जो भगवान को नहीं मानता है, तो ये बउआ जी हो गया नास्तिक। अमिताभ बच्चन की मूवी थी, तो ये आपका नास्तिक हो गया। और एग्नोस्टिक को मैंने याद किया है ए गॉड नो स्टिक। जो भगवान से स्टिक होता है चिपकना, जो भगवान से बिल्कुल उसको लगाव नहीं है, ठीक है, भगवान से उसको लगाव नहीं है, ए गॉड नो स्टिक, एग्नोस्टिक। मैंने इसको याद किया, याद करने का तरीका है एग्नोस्टिक, ए गॉड नो स्टिक। उसको भगवान से लगाव नहीं है, कभी बोलता है कि होंगे, कभी बोलता है नहीं होंगे, कोई इससे लगाव नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानता है, लेकिन वो अनश्योर है। जैसे हम लोग किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और निगेटिव भी बोल सकते हैं। ये तो शुद्ध नेगेटिव है, एथिस्ट तो शुद्ध नेगेटिव है कि भाई भगवान है ही नहीं, ये मानेगा ही नहीं। एग्नोस्टिक को मैंने याद किया है ए गॉड नो। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ए गॉड नो, जो बोले कि नहीं भगवान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और आप अगर ऐसे भी मन में याद करेंगे एग्नोस्टिक में, एग्नोस्टिक तो एक वर्ड आता है नो। नो को आप माइंड में बैठा लीजिएगा KNOW। तो जो भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, श्योर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक ही होता है वो व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती है। एथिस्ट तो श्योर है कि भगवान है ही नहीं। हाँ, अगला वर्ड आपके पास है तो इसका आंसर होना चाहिए आपके पास एग्नोस्टिक। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, जैसे मैंने बताया वैसे याद कर ले, या जैसे याद कर ले। एथिस्ट भी आपको याद हो गया होगा, नास्तिक। अगला वर्ड आपके पास है, ये वर्ड है आर्सोनिस्ट। देखिए एक वर्ड होता है आर्सेनल। आर्सेनल कहते हैं हथियारों के जखीरे को, जहाँ भी हथियार रखा जाता है उसको आर्सेनल कहा जाता है। तो हथियार जहाँ रखेंगे उसको आग से भी दिखलाया जाता है। आज के डेट में तो टैंक, गोले बारूद, तोप ये रखे जाते हैं। तो आर्सोनिस्ट कहते एक तरह का क्रिमिनल व्यक्ति होता है जो आग वगैरह लगा देता है कहीं पे भी। तो एक तरह का क्रिमिनल होता है आर्सोनिस्ट, जो किसी चीज़ों में आग लगा सकता है। तो याद कर लेंगे। एमेच्योर तो आप लोग जानते होंगे, जो मैच्योर नहीं है उसको एमेच्योर कहा जाता है, मतलब अपरिपक्व। तो ये भी वर्ड आप लोग को याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई खास दिक्कत आप लोग को हुआ नहीं होगा। कैंसर हो जाएगा ए। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ये तो मेरे ख्याल से सबका सही होगा। अकाउंट्स कौन देखता है, तो ऑडिटर। हम लोग साल भर पे जो ऑडिटिंग होता है, जो हम लोग जाके ऑडिटर के पास जाते हैं, CA के पास जाते हैं, वही होता है। इसमें बाकी वर्ड्स मैं आपको याद कराता हूँ। एनार्किस्ट, ये तो हो गया, अनार्की का अर्थ होता है अराजकता। तो जो अराजकता फैलाता है वो हो गया एनार्किस्ट। एपोस्टेट, ये वर्ड मैंने आपको एक बार और याद करवाया था। एपोस्टेट को मैंने याद करवाया था, आपको याद कर लीजिएगा। एप स्टेट, एप मतलब हो गया लंगूर और स्टेट का अर्थ हो गया स्थिति। जो लंगूर की स्थिति में रहता है, जो लंगूर जैसा रहता है, कभी यहाँ उछल जाएगा, कभी वहाँ उछल जाएगा, कभी इस पार्टी में रहेगा, कभी उस पार्टी में रहेगा, कभी एक पक्ष लेगा, कभी दूसरा पक्ष लेगा। तो जिसकी स्थिति फिक्स नहीं होती है, जो कन्फ्यूज्ड है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है, जो आदमी, आप इसके लिए बहुत सारा वर्ड लगा सकते हैं। आप इसके लिए एम्बीवैलेंट वर्ड लगा सकते हैं। जो कंफ्यूज्ड है, एम्बीवैलेंट है, फिक्स्ड नहीं है, उस आदमी को क्या कहते हैं, एपोस्टेट कहते हैं। आमतौर पे वैसे नेता जो हमेशा अपनी पार्टी को बदलते रहते हैं, उनके लिए भी एपोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। आप एप प्लस स्टेट से इसको याद कर लेंगे। क्लासरूम में ये वर्ड एक बार हुआ था और मैंने ऐसा याद करवाया था, उम्मीद करता हूँ बहुत लोग को याद होगा। अगला वर्ड आपके पास एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का अर्थ होता है दोनों, तो और डेक्स्टर का अर्थ होता है राइट हैंड। याद रखा जाएगा, राइट हैंड का इंग्लिश होता है डेक्स्टर और लेफ्ट हैंड का इंग्लिश होता है सिनिस्टर। ये हो गया आपका डेक्स्टर, ये हो गया आपका सिनिस्टर, याद रखा जाएगा।
तो दुनिया के किसी वर्ड में अगर सिनिस्टर या सिन आता है तो वो लेफ्ट हैंड को या गलती को दिखलाएगा। डेक्स वर्ड आ गया तो वो पॉजिटिव को या राइट हैंड को दिखलाएगा, याद रखिएगा ये बात को। तो एम्बीडेक्स्ट्रस जो अपने दोनों हाथों को दाहिने हाथ की तरह इस्तेमाल कर सकता है या बहुत स्किलफुल होता है, उस आदमी को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। तो चारों वर्ड क्लियर हो गए। इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, बेहतर होगा। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं हम लोग। हाँ, in each of the following questions choose one alternative which best expresses the meaning of the given word synonym। synonym चुनना है बउआ जी, ध्यान से पूरे वर्ड्स को देखिएगा, मैं वर्ड्स याद करा दूंगा, आपको हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है बउआ जी सर्कुमस्पेक्ट। सर्कुम का अर्थ होता है सर्कल, आपके चारों तरफ का एरिया, ठीक है, और स्पेक्ट का अर्थ होता है जांच। वैसे भी जो ठीक है, जो वर्ड इंस्पेक्ट लिखा गया है उसी से वर्ड स्पेक्ट निकलता है। तो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर क्या करता है, जांच करता है। कहीं पे भी इंस्पेक्शन होता है, याद रखा जाएगा, कहीं पे भी इंस्पेक्शन होता है तो हम लोग काफ़ी चौकन्ने हो जाते हैं। तो स्पेक्ट वर्ड आप इंस्पेक्शन से याद कर सकते हैं। तो जिस वर्ड में स्पेक्ट वर्ड आता है, इंस्पेक्शन से बना वर्ड, जैसे एक वर्ड था इंस्पेक्ट, इसी से वर्ड बना इंस्पेक्टर, इसी से वर्ड बना ठीक है इंट्रोस्पेक्ट, उसी से वर्ड बना सर्कुमस्पेक्ट। तो जहां भी ये स्पेक्ट वर्ड आ जाएगा ये केयरफुलनेस को दिखलाता है, केयर को दिखलाता है, ध्यान को दिखलाता है। अगर ये सोच लेंगे और बड़ा पॉजिटिव वर्ड है तो सीधे तौर पे आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बउआ जी आपके पास केयरफुल। याद रखा जाएगा, जिस वर्ड में स्पेक्ट देख लीजिएगा वो केयर को दिखलाएगा। वायलेंस हिंसा होता है, हैटर नफरत होता है, डिसप्लीजिंग दुखदाई होता है। तो ये वर्ड आप लोग को याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बउआ जी बी यानी केयरफुल। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बउआ जी वोकीफेरस। देखिए इस वर्ड को मैंने याद किया है कैसे। वोकी का मतलब हो गया वोकल, वोकल मतलब सॉरी हाँ वोकल मतलब बउआ जी हो गया वॉइस, जैसे वोकल कॉर्ड, वोकल जो हम लोग बोलते हैं। और फेरस आपको याद होगा केमिस्ट्री में हमने बचपन में पढ़ा था, लोहा का दो नाम फेरस और फेरिक। तो फेरस मैंने लोहा से याद कर लिया है। तो वोकी फेरस, दो लोहा अगर टकराएगा, दो आयरन टकराएंगे, दो आयरन ऐसे आपस में आकर टकराएंगे तो नॉइज होगा, साउंड निकलेगा, टन टन की ध्वनि निकलेगी। तो वोकी फेरस अगर जोर जोर से दो हम लोग मतलब जो लोहा का रॉड लेके उसको टकराएंगे तो वो क्या करेगा, तो आवाज करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वोकी फेरस में वो नॉइज हो सकता है। तो नॉइज तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका बउआ जी हो जाएगा लाउड। लाउड, बहुत लोग वायलेंट लगा देते हैं लेकिन वायलेंट यहाँ पे नहीं होगा, आंसर हो जाएगा लाउड, तेज। वोकी फेरस बहुत लाउड, वायलेंट नहीं होता है। वायलेंट होता है हिंसक, सीक्रेट होता है गुप्त, ट्रू होता है सच। तो याद रखा जाएगा वोकी फेरस। अगर ऑप्शन में नॉइज कहीं होता है या नॉइजी होता तो मैं वही आंसर लेता, वो नहीं है तो मैं लाउड लूंगा, ठीक है। इसका वायलेंट से कोई हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। वोकी फेरस साउंड का अर्थ होता है लाउड साउंड। हाँ इसका यूज कहीं कहीं वायलेंट ग्रुप में होता है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में जो सबसे एग्जैक्ट है वो कौन सा है बउआ जी, लाउड है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, वर्ड्स को याद भी करते चलिएगा, मैं जैसे बतलाता हूं वैसे वर्ड्स को लिख भी लीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। अगला वर्ड आपके पास है इम्पेटस। देखा जाए ये वर्ड जो है ये मैंने याद किया है कैसे। इस वर्ड को मैंने याद किया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने याद किया है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट बराबर इम्पेटस, जिसके में पेशेंस नहीं है वही इम्पेटस है। इम्पेटस बराबर इम्पेशेंट, इम्पेटस बराबर इम्पेशेंट। आप लिख सकते हैं साउंड्स लाइक इम्पेशेंट, सो एन इम्पेटस पर्सन इज एन इम्पेशेंट पर्सन। ये तो निगेटिव वर्ड है, तो इम्पेटस इम्पेशेंट में यहाँ पे कौन सा वर्ड आप लगाएंगे ध्यान से अगर देखा जाए, अब ध्यान से देखा जाए, इम्पेशेंस, पेशेंस आपके में कब नहीं रहेगा। तब वायलेंट, वायलेंट फिर होता है हिंसक, हिंसा का पेशेंस से कोई रिश्ता नहीं है। आप बहुत शांत आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, कोई रोड पे चल रहा है, चार जूता आपको मार दे आके तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखा जाए वायलेंट का अर्थ आपको पता है। ऐसे मौके पे एग्जामिनेशन में ना एक लॉलीपॉप दिया जाता है जो सबसे पहले ऑप्शन में होता है और लोग उसको आंसर टिक करके निकल जाते हैं। तो ध्यान से चार ऑप्शन देखा जाए, वायलेंट हो सकता है, माइंड में रख लेते हैं। रिसोर्सफुल तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये निगेटिव वर्ड है। प्लीजिंग तो नहीं होगा, प्लीजिंग पॉजिटिव वर्ड है और ये निगेटिव वर्ड है। अब एक वर्ड यहाँ पे रैश। अच्छा रैश आपको नहीं पता है रैश क्या होता है,
पता है तो अच्छी बात है, रैश नहीं पता है तब सोचिएगा कि कभी कभी हमारी स्किन पे लाल रंग के रैशेस हो जाते हैं। तो जो रैशेस हो जाते हैं तो बहुत बेचैन करता है, बहुत ईचिंग होता है हम लोग को, पूरा एकदम ऐसे हम लोग करने लगता है, बहुत ईचिंग होने लगता है हम लोग को, रैशेस। तो जब रैशेस होता है तो आप क्या हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब रैशेस है, कोई बोले कि एकदम ऐसे करके बैठिए तो अनुलोम विलोम कीजिए, कैसा लगेगा आपको? लगेगा महाराज पूरा यहाँ पे ईचिंग हो रहा है और आप क्या बोल रहे हैं। तो ये रैश को रैशेस से याद कर लेंगे और यहाँ पे सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैश। वायलेंट से बहुत बेहतर आंसर होगा रैश, याद कर लीजिएगा। रैशेस आपको इम्पेशेंट कर देते हैं और जो इम्पेशेंट होता है वही क्या होता है, इम्पेटस होता है। रैशेस आपको इम्पेशेंट कर देते हैं, जो इम्पेशेंट होता है वो क्या होता है, इम्पेटस होता है। क्लियर? वर्ड याद हो गया होगा, इसको लिख भी लीजिएगा तो फायदा होगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख लीजिएगा, मैं तो बतला दे रहा हूँ। और अगर कुछ जानने की इच्छा होगी तो बताइएगा। वैपिड, वैपिड को मैंने याद किया बुआ जी रैपिड से। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखा जाएगा, साउंड्स लाइक रैपिड व्हेन वी कुक एनीथिंग, ध्यान से देखा जाएगा, रैपिडली इट इज वैपिड। ध्यान से देखा जाएगा, इस लाइन को आपको ध्यान में आ जाएगा, आप इसको लिख लेंगे। ध्यान से देखा जाएगा, सॉरी, ध्यान से देखा जाएगा। साउंड्स लाइक रैपिड, वैपिड रैपिड एक जैसा लग रहा है। व्हेन वी कुक एनीथिंग रैपिडली, जब कोई चीज़ हम लोग रैपिडली बनाते हैं तो इट इज़ वैपिड, तो वैपिड हो जाता है। हड़बड़ी में बनाएंगे तो टेस्ट का जान चला जाएगा, टेस्ट याद नहीं हो, मतलब जो टेस्ट होगा वो आपको उसमें अच्छा नहीं हो पाता है। रैपिडली बनाएंगे तो कहाँ से नहीं होता है कि आराम से पूरा धीरे धीरे कलछुल चला चला के मसाला डाल डाल के बनाएंगे तो कोई चीज़ टेस्टी होता है। तो देखा जाएगा, तो यहाँ पे आप ये सोचिए रैपिड वैपिड, कोई भी चीज़ अगर रैपिडली बनाएंगे तो वो चीज़ कैसा होगा, वर्चुअस तो नहीं होगा। वर्चुअस तो बड़ा अच्छा पुण्यात्मा किस्म का होता है। प्राइसलेस तो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। वाइटल भी पॉजिटिव वर्ड है। रिवाइटल एक दवा आता था, तो कोई भी नाम हमेशा पॉजिटिव होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डल, ढीला ढाला, टेस्टलेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डल या टेस्टलेस। तो क्लियर है? तो आप लोग याद कर लेंगे वैपिड को रैपिड से, कोई भी चीज़ रैपिडली बनाएंगे तो उसका टेस्ट वैपिड हो जाएगा, मतलब टेस्ट डल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को। चलिए आते हैं अपने अगले वर्ड पे, प्लेसिड। प्लेसिड प्लेस से बनाया है, ठीक है। क्रिकेट में भी प्लेसमेंट करता है क्रिकेटर, तो बहुत ही शांति से करता है। प्लेस का अर्थ भी होता है स्थान या शांत, प्लेस, तो प्लेसिड वर्ड का अर्थ ही होता है शांत। तो यहाँ पे देखा जाए ये वर्ड तो इजीली किसी को याद हो जाना चाहिए। इसका साइनो जो होगा वो बुआ जी हो जाएगा काम। वाइटल तो मैंने जस्ट आपको बताया, वाइटल मजबूत को कहते हैं, इसी से वर्ड बना रिवाइटल। नेग्लेक्ट का अर्थ होता है अवॉइड कर देना, ध्यान नहीं देना, और इग्नोर का भी वही अर्थ होता है, ध्यान नहीं देना। तो नेग्लेक्ट इग्नोर दोनों एक जैसे वर्ड हैं। वाइटल भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन प्लेसिड का अर्थ ही होता है काम यानी कि शांत। ये वर्ड याद होना चाहिए बुआ जी। कुछ बेसिक वर्ड याद रखे जाते हैं और कुछ तो हम लोग याद करवा ही देते हैं ना। चलिए अगला वर्ड आपके पास है क्लीमेंसी। देखिए मैंने इस वर्ड को याद किया है, ठीक है, क्लियर मैन बराबर क्लीमेंसी, याद रखा जाएगा। क्लियर मैन बराबर क्लीमेंसी। हम लोग कहते हैं बड़ा साफ सुथरा आदमी है, बड़ा क्लियर आदमी है, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आदत हड़बड़ी की हो गई है, जैसे क्लासरूम में आदमी पढ़ाता है बतला देता है, तो वीडियो में भी लगता है कि जब मैं पीछे घूमता हूँ तो लगता है कि अरे आप लोग नहीं है कि यहाँ पे कैमरा है। तो अब क्या कीजिएगा, है कष्ट। मैंने इसको याद किया है, क्लियर प्लस मैन बराबर क्लीमैन। अब देखिए आप इसको याद कर सकते हैं, क्लीमेन, बस क्लियर मैन बराबर क्लीमैन, सी बाई अंत में लगा दिया गया है। तो क्लियर मैन बराबर क्लीमैन। तो क्लियर मैन कौन होता है, जो बड़ा साफ साफ आदमी है, अच्छा आदमी है, सीधा आदमी है, प्यारा आदमी है। तो अच्छे आदमी में, एक अच्छे आदमी में जो जो गुण होते हैं वो सब इसका साइनो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, अच्छा आदमी रिवेंज तो लेगा नहीं जी, हाँ बताइए। तो बरियल सर्विस, बड़ी तो होता है गारने वाला सर्विस, तो पॉजिटिव वर्ड तो ये है नहीं। अच्छा लेथर्जी याद कीजिएगा आप, ठीक है। लॉस्ट ऑफ एनर्जी बराबर लेथर्जी, लॉस्ट ऑफ एनर्जी बराबर लेथर्जी। लिख लीजिएगा इसको, आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी
ये N है और ये R है, आपको नहीं लगेगा लेकिन है। लॉस ऑफ एनर्जी बराबर लेथर्जी, तो आलस हो जाना, जब एनर्जी लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, आलस हो जाएंगे, थके थके लगेंगे, टायर्ड लगेंगे। तो ये इसमें से तो कोई होगा नहीं अच्छे आदमी का गुण। तो अच्छे आदमी का गुण क्या है, मर्सी। नहीं होता, बड़ा दयालु आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है, तो उसका गुण क्या हो जाएगा, मर्सी। तो क्लेमेंसी का साइन क्या हो जाएगा, मर्सी। याद रखा जाएगा, मैं जैसे वर्ड याद करवा रहा हूँ वैसे आप लोग वर्ड याद रखिए। अपने मार्क्स को जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है, कि मार्क्स क्या आ रहे हैं। मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा, ठीक है। और फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके या मैसेज करके फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। और जो जो आपके मन में क्वेरी आता है उसको लिखिए। कमेंट्स आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है मेरा आप लोगों से। इंटरेक्शन होगा तब तो क्लास में कितना अच्छा से हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, आप भी कुछ बोलते हैं, मैं भी कुछ बोलता हूँ, तो पढ़ाई का एक अलग नहीं होता है, एक अलग लेवल आता है। लेकिन अभी वो लेवल नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा सा कमेंट किया कीजिए ताकि आपके विचारों की भी जानकारी मुझे मिले। और वीडियोज को प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है एडवाइस। बउआ जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाएगा। एडवाइस अगर किसी का सही हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो पहले आंसर मिला लें। इसका आंसर हो जाएगा काउंसिल। कैसे, पहले तो देखिए, एडवाइस का प्रैक्टिस से कोई रिश्ता नहीं है, एडवाइस का प्रपोजल से कोई रिश्ता नहीं है। प्रपोजल एक प्रस्ताव होता है जो आप किसी को दे सकते हैं, सलाह एक अलग चीज होता है। अब ये जो काउंसिल वर्ड है कलेक्टिव नाउन है, COUNCIL। जब काउंसिल बनता है, जो समूह बनता है 5-6 लोगों का या फिर कुछ लोगों का, वो कलेक्टिव नाउन, ये काउंसिल है। और ये जो काउंसिल है ये वो काउंसलिंग है जो हम लोग कभी एडमिशन के टाइम करने जाते हैं या फिर देखेंगे किसी एग्जाम के बाद काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग वो आपको सलाह देता है कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है, आपकी इच्छा तो ले लीजिए। इसी एक तरह का सलाह कहा जाता है, याद रखा जाएगा। तो जब भी एडवाइस वर्ड है तो इसको साइनो ये वाला काउंसिल होता है। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और लोग कंफ्यूज होते हैं। और देखिए मैंने कहा था ना, एक लॉलीपॉप होता है, ये लॉलीपॉप है। एग्जामिनेशंस में एक लॉलीपॉप दिया जाता है, पहला ऑप्शन ही लॉलीपॉप होता है। इसलिए एग्जाम में कभी हड़बड़ा के आंसर नहीं लिया जाता है, शांत चित्त होकर एकदम ऐसे, एकदम बुद्ध की तरह ऐसे कर लीजिए, आत्मज्ञान, एकदम शांत हो गए तब जाकर सवाल बनाना है। सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्लियर, आते हैं सॉरी अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लासरूम होता तो एक कहानी याद आई थी लेकिन अब क्या कहा जाए। देखिए डोलफुल, देखिए ये वर्ड मैंने याद किया है, ये वर्ड आप नहीं भूलिएगा कभी भी। डोलफुल मैंने याद किया है, डोली प्लस फुल, मतलब डोली में दुल्हन बैठ गई, याद रखा जाएगा। डोली में दुल्हन बैठ गई। डोली फुल कब होगा, जब डोली में दुल्हन बैठ जाएगी। तो कोई दुल्हन आज तक ऐसी आप देखें जो कि डोली में हंसते हुए बैठेगा, हाँ 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 हमारी शादी हो गया, भले खुश भी होगी तो उस दिन दिखाने के लिए रोएगी। तो डोली में जब दुल्हन बैठेगी तो थोड़ा सा वो दुखी रहेगी। तो याद रखा जाएगा डोली प्लस फुल, डोली में दुल्हन बैठ गई तो डोल फुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सॉरोफुल। आप लोग को तो याद होगा, ठीक है। आपको ये मत देखिए कि नहीं जो दुल्हन होगी तो यंग होगी, ऐसा मत देख लीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। फॉरटेल तो होता है भविष्य को बताना, फोर मतलब होता है भविष्य, टेल मतलब बोलना, तो फॉरटेल गेन होता है फायदा। इसका आंसर हो जाएगा सॉरोफुल। याद हो जाना चाहिए डोलफुल आज के बाद से, कभी गलत नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सही, कहानी इतना याद आ रहा है लेकिन अब क्या कीजिएगा, कैमरा सामने है तो वो फीलिंग नहीं आ रही है। अच्छा, जब हम लोग धीरे धीरे लाइव क्लासेस में आएंगे तो इस सब पे कुछ कहानियाँ सुनाएंगे तो ध्यान में रहेगा। फ्रिटर, ये वर्ड जो मैंने CHSL वाले क्वेश्चन का डिस्कशन किया था उसमें भी था। फ्रिटर को याद हम लोग करते हैं बाबा जी बीटर से। फ्रिटर को हम लोग याद करते हैं बीटर से। फ्रिटर आप लिखिएगा साउंड्स लाइक बीटर। फ्रिटर कैसा साउंड करता है बाबा जी, बीटर जैसा। बीटर, बीटर नहीं क्या होता है, कड़वा। तब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा द फूड वाज बीटर। फूड जो था वो क्या था, बीटर था। सो आई वेस्टेड इट, इसलिए मैंने इसे बर्बाद कर दिया।
फूड क्या था, बिटर था। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, ध्यान से देखा जाएगा, आप लिख लीजिएगा, द फूड वाज बिटर सो आई वेस्टेड इट। द फूड वाज बिटर सो आई वेस्टेड इट। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, कड़वा लगता है तो तुरंत ऐसे बाहर निकाल के उसको फेंक देते हैं, तो वेस्ट हो गया ना। तो फ्रिटर का अर्थ क्या हो जाएगा, वेस्ट। याद कर लीजिएगा, इसके बाद याद हो जाना चाहिए। सेव इसका एंटो हो जाएगा, फ्रिटर का एंटो हो जाएगा सेव, याद रखिएगा। वीक तो कमजोर होता है, रेजिस्ट प्रतिरोध होता है, याद होना चाहिए। रेजिस्ट वर्ड तो आप लोग को कल ही पढ़ाया गया है, आज सुबह में ही पढ़ाया गया, सॉरी मैं कल बोल रहा हूँ, सुबह में पढ़ाया गया है। रेजिस्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट रिजल्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो ये वर्ड याद होना चाहिए, प्रतिरोध। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास है कैंडिड। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, ये वर्ड याद करना बड़ा आसान है, आप याद रखिएगा। ओह सॉरी, क्लियर, आप याद रखिएगा। ए कैंडिडेट, देखिए CANDI, कैंडिडेट। कैंडिडेट से कैसे याद कर लेंगे, कैंडिडेट। कैंडिडेट को कैसे होना चाहिए इंटरव्यू में, शुड बी फ्रैंक इन इंटरव्यू। ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट को कैसा होना चाहिए बाबा जी, फ्रैंक होना चाहिए। कैंडिडेट को कैसा होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए। कैंडिडेट को कैसा होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए। ध्यान से देखा जाएगा तो याद रखा जाएगा, कैंडिडेट वर्ड कैंडिडेट से याद कर लीजिएगा। कैंडिडेट को इंटरव्यू में कैसा होना चाहिए बाबा जी, फ्रैंक होना चाहिए। तो जब ये फ्रैंक है तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, फ्रैंक। तो आंसर से क्या ले लेंगे, फ्रैंक। कैंडिडेट कैसा होता है, फ्रैंक होता है। क्लियर है। तो कैंडिडेट से याद कर लेंगे, इंटरव्यू में कैंडिडेट कैसा होता है, फ्रैंक होता है। वीक कमजोर होगा, कंफ्यूज तो होता है, कंफ्यूज होना उसका हिंदी देख लीजिएगा। इन्फॉर्म होता है, जानकारी देना। तो ये डिस्कशन पूरा हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना मार्क्स जरूर बताइएगा, जो मार्क्स आप लोग के आए। अगला सेट भी आज शाम तक आप लोग को मिल जाएगा, और 1-2 दिन अगर लेट होता है, 1 आध घंटा, तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी थोड़ा मैं इस पर नया हूँ, अभ्यस्त नहीं हूँ, और संसाधन भी बहुत सीमित है, यूज़ कर रहा हूँ जहाँ तक हो। पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं प्लीज़ जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। द हिंदू वाला वीडियो हो सके 1 या 2 दिन लेट से आए, मैं उस पर थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, आएगा तो अच्छा ही आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड बाय।